नमस्कार। हमारे इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का किया विमोचन। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात। परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। नई दिल्ली के खादी शोरूम में इस साल गांधी जयंती पर हुई 1.34 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री। 25 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से खादी खरीदने का किया था आग्रह। उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा में हुए हिमस्खलन में अब तक 16 शव बरामद। मरने वालों में 2 इंस्ट्रक्टर और 14 ट्रेनी शामिल। रेस्क्यू अभियान और तेज। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नोक्स को मिला 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए चुना गया एनी का नाम। राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने अपने नाम किया बैडमिंटन का महिला एकल खिताब। बैडमिंटन के पुरुष एकल का स्वर्ण बी साई प्रणीत ने जीता। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न भी मौजूद रहीं। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल ने सबको प्रेरित किया है और अभी भी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है। न्यूजीलैंड की यात्रा पर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने जेसिंडा अर्डर्न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अभिवादन की जानकारी दी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा द्विपक्षीय सहयोग को भी गहरा करने पर चर्चा हुई। इससे पहले विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री ननाया महुता के साथ बैठक की। बैठक के बाद न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। साथ ही न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री से वहां पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया और कोविड के कारण प्रभावित भारतीय छात्रों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए शीघ्र वीज़ा प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड मिलकर बड़े मंच क्षेत्र को आकार दे सकते हैं। उन्होंने साथ ही दुनिया में भारत द्वारा कुछ पहलों का भी जिक्र किया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रमुख है। खादी इंडिया के नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के शोरूम में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर 1 करोड़ 34 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। पिछले साल 30 अक्टूबर को इस शोरूम में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की बिक्री हुई थी। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिए जाने से खादी के उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने 25 सितंबर को प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी नागरिकों से खादी खरीदने का आग्रह किया था। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि पीएम मोदी की
लोगों से खादी के उत्पाद खरीदने की अपील की वजह से इस वर्ष रिकॉर्ड बिक्री हुई है। उत्तरकाशी जिले के द्रौपदी का डांडा में आज 12 ट्रेनी के शव और बरामद किए गए हैं। इस तरह मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इनमें से 2 इंस्ट्रक्टर और 14 ट्रेनी हैं। बचाव अभियान में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के विशेषज्ञों का दल भी शामिल हो गया है। इस बीच आज सुबह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर माउंटेनियर की 14 सदस्यीय टीम मातली हेलीपैड पहुंची। मातली हेलीपैड पर एटीएफ की व्यवस्था की गई है, जहां से हेली रेस्क्यू संचालित किया जा रहा है। यहां पर प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ और आईटीबीपी तैनात हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने आज सुबह बचाव कार्य शुरू किया। इसके लिए वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर सरसावा और 1 हेलीकॉप्टर बरेली में तैनात किया। भारतीय वायुसेना के अनुसार हेलीकॉप्टरों की मदद से करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर बने आधार शिविर में फंसे कई पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में बाधा पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में लापता लोगों को खोजने के लिए बचाव अभियान जारी है। कल दुर्गा विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में माल नदी का जलस्तर बढ़ने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग लापता हुए। ये घटना कल शाम के वक्त हुई, जब विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के किनारे जमा हो गए। खबरों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का, जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एनआईए की ओर से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों को एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले पर हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। आज आरोपियों की ओर से वकील ने दिल्ली कोर्ट के सामने ये मामला रखा था। आरोपियों की दलील है कि कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक एफआईआर की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके बावजूद उन्हें कॉपी देने से इनकार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता में P20 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। सम्मेलन में उन्होंने G20 देशों के संसदों के अध्यक्षों से मुलाकात की। ओम बिरला आज अपने संबोधन के दौरान दुनिया की समस्याओं पर भारत का नजरिया पेश करेंगे। इस सम्मेलन में वे 2 बार अपना संबोधन देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने आज दिल्ली पार्टी मुख्यालय में केजरीवाल सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमेशा ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी भ्रष्ट है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली कंपनियों में दिल्ली सरकार का शेयर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन कंपनियों के बोर्ड में दिल्ली सरकार का हित देखने वालों को नहीं, बल्कि घोटाला हो ये देखकर निदेशक रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने फायदे के लिए 18% की जगह 12% रेट लगा दिया। आज केजरीवाल चोर कंपनियों के साथ खड़े हैं और उन्होंने आज तक जनता का हित नहीं, बल्कि अपना और अपनी पार्टी का हित देखा है। केरल में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना पलक्कड़ जिले के वडक्कमशेरी में आधी रात को हुई। स्कूली बच्चों को ले जा रही पर्यटक बस केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से पीछे से टकरा गई।
दुर्घटना में मारे गए लोगों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बस में 37 छात्र, 5 अध्यापक और बस के 2 कर्मचारी सवार थे। 38 घायलों को त्रिशूर चिकित्सा विद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को अलातूर के अस्पताल में ले जाया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस बच्चों को लेकर तमिलनाडु के पर्यटन स्थल ऊटी जा रही थी। बुलेटिन में अब लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का दीक्षांत समारोह 2022 गुरुवार को आयोजित किया गया। इसमें करीब 2600 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे व्यवसाय में आज जरूरत है कि अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने आज बेंगलौर दूरदर्शन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हमारी संवाददाता आयशा खानम से डीडी न्यूज और डीडी इंडिया की बढ़ती लोकप्रियता पर भी बातचीत की। केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव ने कहा कि डीडी इंडिया को ब्रेकिंग न्यूज श्रेणी के लिए विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि दर्शकों में डीडी इंडिया अपनी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ा रहा है। दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। आज साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्हें व्यक्तिगत स्मृति की प्रारंभिक अवस्थाओं, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के साहस के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। एर्नॉक्स लेखन को एक राजनीतिक क्रियाकलाप मानती हैं ताकि सामाजिक असमानता को लेकर दुनिया की आंखें खोली जा सकें। इसके लिए वे भाषा को एक चाकू की तरह इस्तेमाल करती हैं। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। एनसीबी और भारतीय नौसेना ने कोची कोस्ट पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस दौरान एक ईरानी नाव से ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस ऑपरेशन में नाव पर सवार लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी ने बयान जारी करते हुए कहा कि इंडियन नेवी के साथ एक संयुक्त अभियान के जरिए कोच्चि तट से एक ईरानी नाव से 200 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की है। एनसीबी के मुताबिक नाव पर सवार 6 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं डीआरआई ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 16 किलो हाई क्वालिटी हेरोइन बरामद की। डीआरआई मुंबई के मुताबिक आरोपी ने ड्रग्स को छुपाने के लिए ट्रॉली बैग में एक फेक कैविटी बना दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर एक यात्री को बुधवार को रोका गया और उसके सामान की
तलाशी ली गई, जिसके बाद उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ मिला। डीआरआई अधिकारी ने बताया कि हेरोइन को एक ट्रॉली बैग के अंदर छुपाया गया था। उन्होंने कहा कि केरल निवासी आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021-22 में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों के द्वारा किया गया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सत्र साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात हुआ। मंत्रालय ने कहा कि सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति से भारतीय चीनी उद्योग ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। देश में कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार 25 कोयला खदानों में उत्पादन 100% से भी अधिक रहा है। इस वजह से सितंबर माह में 12% बढ़कर 57.93 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है। इससे विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर बिजली आपूर्ति सेवा मिल सकेगी। वहीं साल 2030 तक 25% कोयला बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से कोयला उत्पादन कंपनियों ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश का कुल कोयला उत्पादन सितंबर 2021 के 51.72% की तुलना में 12.01% बढ़कर सितंबर 2022 के दौरान 57.93 मिलियन टन हो गया है। सबसे ज्यादा उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड ने 45.67 मीट्रिक टन किया है। इसके बाद SCCL ने 4.93 मीट्रिक टन और अन्य खदानों ने 7.33 मीट्रिक टन उत्पादन किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में किडनैप हुए भारतीय मूल के 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही अपहरण करने वाले अमेरिकी नागरिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों में 8 माह की आरोही, जसलीन, जसदीप और अमनदीप शामिल हैं। इससे पहले अपहरण के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी की सेहत ठीक न होने के कारण उसका उपचार करवाया जा रहा है। वहीं अपहृत अमनदीप सिंह का जला हुआ ट्रक मिला है। पुलिस का कहना है कि संभवतः ट्रक को सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई होगी। कैलिफोर्निया पुलिस ने बताया कि मर्सेट काउंटी के एटवाटर में एक एटीएम में पीड़ित के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। बैंक से लेन देन के सबूत भी मिले हैं। लेन देन करने वाले शख्स की तस्वीर अपहर्ता से मिलती है, जो घटना के समय सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। उसने सिर के सारे बाल कटवा रखे हैं और उसे आखिरी बार स्वेटशर्ट पहने देखा गया था। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करने का फैसला किया है। ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार वियना मुख्यालय में आयोजित ओपेक देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कटौती का फैसला किया गया। ये 2020 में कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कटौती है। ओपेक प्लस ने बयान में कहा कि ये फैसला वैश्विक आर्थिक और कच्चे तेल के बाजार परिदृश्य में
अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रिंडिज ने कहा कि राष्ट्रपति ओपेक के इस निर्णय से निराश हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कटौती का असर उन देशों पर पड़ेगा जो पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर रूस के हमले से निरंतर नकारात्मक प्रभाव का सामना कर रही है। वहीं ओपेक प्लस के सदस्य देश सऊदी अरब ने इस कदम का स्वागत किया है। सऊदी अरब ने ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती की आवश्यकता थी। बता दें कि ओपेक प्लस के ये नियम नवंबर से लागू होंगे। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के नोंग बुआ लाम्फू प्रांत में एक चाइल्ड सेंटर में हुई मास शूटिंग में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। खबरों के अनुसार ये गोलीबारी देश के पूर्वोत्तर प्रांत में हुई है। इस क्रूर घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति एक पूर्व पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है, जिसे कुछ समय पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 34 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी शख्स ने अपने बच्चे और पत्नी को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। मैक्सिको में यूरेरो प्रांत के सैन मिगुएल टोटोलापन शहर में हुई भारी गोलीबारी में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में शहर के मेयर कॉनराडो मेंडोजा, उनके पिता और पूर्व मेयर जुआन मेंडोजा और शहर के अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के सिटी हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की। हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन बंदूकधारी भागने में कामयाब रहे। गोलीबारी की घटना उस श्रृंखला की नवीनतम घटना है जिसने हाल के सप्ताहों में मैक्सिको को झकझोर कर रखा है। इसी तरह का एक हमला 21 सितंबर को हुआ था, जब बंदूकधारियों के एक समूह ने मध्य मैक्सिकन राज्य गुआनाजुआतो में एक बार में गोलीबारी की थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। इस बीच मैक्सिको के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बंदूकधारियों को खोजने के लिए क्षेत्र में सेना और नौसेना इकाइयों को तैनात किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने राष्ट्रीय खेलों में महिला एकल खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की मालविका बंसोड को 21-8, 22-20 से शिकस्त दी। राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक तेलंगाना के बी साई प्रणीत ने जीतने में सफलता हासिल की। साई प्रणीत ने संघर्षपूर्ण फाइनल में कर्नाटक के मिथुन मंजुनाथ को शिकस्त दी। प्रणीत ने मुकाबले को 21-11, 12-21, 21-16 से अपने नाम किया। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। राष्ट्रीय खेलों में मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक कर्नाटक ने अपने नाम किया।
कर्नाटक के साई प्रतीक और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने सीधे सेट में दिल्ली के रोहन और कनिका की जोड़ी को 21-15, 21-13 से शिकस्त दी। बैडमिंटन के पुरुष युगल वर्ग में केरल के रविकृष्णा और उदय कुमार ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। केरल की जोड़ी ने फाइनल में तमिलनाडु के हरिहरन और रूबन को 21-19, 21-19 से मात दी। तीरंदाजी में रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं तीरंदाजी में ही रिकर्व के पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के अतानुदास ने सर्विसेज गुरुचरण बेसरा को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।